Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching DU Commerce. So this is the part 2 as you have already crossed the target of 20 likes on last video. So here it is, the second part of most important MCQs या फिर हम कह सकते हैं PYQs with concepts for CUET PG MCOM entrance examination for 2025. सो जैसे ही आप लोग क्वेश्चन देखेंगे आप लोग मुझे पॉज करेंगे एंड देन आंसर करेंगे। ठीक है, मैं साइड बाय साइड आपके साथ सोल्व करता भी जाऊंगा और आप लोग अपना आंसर मैच कीजिएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज ऋतिक। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज एंड माई पोस्ट ग्रेजुएशन MCOM फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर JRF एंड नेट इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक द सेशन इज वेल। ठीक है, यहाँ पर मैं कौन कौन से एमसीक्यूज आप PYQs लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 2024 के PYQs लेकर आया हूँ। बहुत मजा आएगा करने में, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और जितने भी कंसेप्ट उस MCQs से रिलेटेड होंगे, PYQs से रिलेटेड होंगे, वो भी हम वहीं पर ही डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाली जो वीडियो है काफी ज्यादा हेल्प आपको देने वाली है आपके CUET PG MCOM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज लाइक द वीडियो और आप लास्ट में भी लाइक कर सकते हैं अगर आपको मजा आए और अगर आप सारी चीजें यहाँ से समझ पाओ तो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था लास्ट वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो कहाँ पर मिलेगी? प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आई बटन पे क्लिक करोगे ऊपर यहाँ पर कहीं तो आपको प्लेलिस्ट प्रॉपर मिल जाएगी। वहां पर सारी की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो CUET PG MCOM के लिए आपको नीडेड हैं। ठीक है, चलिए। और काफी बच्चे जो बोल रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट पार्ट लेकर आओ, मैं जल्द लेकर आऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं हर एक सेशन पे, हर एक वीडियो पे कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट पार्ट लेकर आइए। जरूर आएगा, टेंशन मत लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था, पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं। द मेजर ऑफ टोटल मार्केट, एक क्या है? एक मेजर है ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल final goods and services produced in the country economy during a period of 1 year plus income earned by the foreigners in the country। प्लस में क्या कर दिया? फॉरेनर्स की इनकम को अर्न कर दिया, सॉरी ऐड कर दिया। फॉरेनर्स इन आर कंट्री, इन द कंट्री, इन्होंने जो कमाई है इनकम इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, माइनस इनकम अर्न बाय कंट्रीमैन फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इनकम जो रेजिडेंट ने कमाई है फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर रह रहे हैं, रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब देखो एक कंसेप्ट यहां पर समझाऊंगा आप लोगों को और ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ये दो ही इनकम हमें पता है हमारे पास। ठीक है, एक डोमेस्टिक इनकम है और एक है हमारे पास नेशनल इनकम। तो आप अब कैसे याद रखेंगे ये ध्यान में रखना, कभी नहीं भूलोगे। डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम एक ऐसी इनकम है जो कि इंडिया के अंदर कमाई गई है, डोमेस्टिकली कमाई गई है। इंडिया की जो टेरिटरी है, पूरा मैप बना लो इंडिया का। ठीक है, इंडिया की जो टेरिटरी है, ये ऐसे ही मैप बना दिया है मैंने, तो इट्स नॉट अ डिसरिस्पेक्ट, बस ऐसे ही बना दिया है तो देख लेना। सो एक इंडिया की टेरिटरी जो है हमारी, जो बाउंड्रीज है, इसके तहत, इसके अंदर जितनी भी इनकम अर्न हुई है आफ्टर प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, और उसको बेचने के बाद जितनी भी इनकम अर्न हुई है वो क्या कहलाती है? हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। नो मैटर व्हाट, कि किसी ने भी अर्न करी हो। यहाँ पर फॉरेनर्स होंगे अगर अपने इंडिया के अंदर, अगर इन्होंने भी अर्न करी है तो इनकी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, या जितने भी लोग होंगे। ठीक है, रेजिडेंट को की तो ऑब्वियसली ऐड हो ही रही है, रेजिडेंट यानी कि जो इंडिया के अंदर ही है अभी। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो फॉरेनर्स ही क्यों ना हो, वो हमारी कंबाइन करके बन जाएगी क्या? डोमेस्टिक इनकम। बट जब बात आती है नेशनल इनकम की ना, तो नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फॉरेनर्स ने कमाई है इनकम, ये जो फॉरेनर्स ने इनकम कमाई है ना, इसको करते हैं लेस और ऐड बैक क्या कर देते हैं जो बाहर हमने जाकर, यानी कि रेजिडेंट जो बाहर रह रहे हैं, यहाँ पर जो इनकम इन्होंने कमाई है रेजिडेंट ने, वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। ये आपने ध्यान में रखना है, इजी है। ये था बेसिक सेंस के अंदर डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो हमें बोला क्या गया है कि भाई फॉरेनर्स की इनकम ऐड करेंगे और इनकम रेजिडेंट की अब्रॉड से माइनस करेंगे, तो नेशनल इनकम तो होने से रही। ठीक है, होगी क्या? ये डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
एनएनपी हमारा क्या है, बेसिकली आपका है एनएनपी-एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इसे बोला जाता है नेशनल इनकम। ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, नेशनल इनकम। और ये हमारी हो जाएगी जीडीपी, जो अभी आपको बोला गया है। जीडीपी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। ये हमारे पास एनडीपी है, इसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर कुछ भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीज नहीं बताई है, तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर कुछ ना कुछ एम्बिग्विटी हो सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ एम्बिग्विटी हो सकती है, बट वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर थर्ड, लेट्स से, क्योंकि इस प्रकार अगर हम देखें तो ये नेशनल इनकम है, तो इसी प्रकार से, इसी लॉजिक से हमें थर्ड ऑप्शन जो है वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। सो वी आर गोइंग विद थर्ड। बाकी आप लोग एक बारी चेक कर सकते हैं, छोटी सी एम्बिग्विटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं बताई गई है। ठीक है, सो ये आप देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। और आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस इसमें से 100% कोई ना कोई रिपीट होगा आपके एग्जाम के अंदर, तो बहुत आराम से करना, सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं, पॉज करके आंसर करेंगे जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे तो। द मीन वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 आइटम्स इज 30। तो मीन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो इसी के मुताबिक 20 आइटम का जो मीन है वो 30 है। तो 20 आइटम यानी कि n, इसका जो मीन है वो 30 है, यानी कि समीशन x कितना बन गया हमारे पास, 600 बन गया। इजी है। एंड दैट ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ n आइटम्स इज 44। जो अनदर आइटम है उसका 44 मीन है, लेकिन आइटम का हमें पता नहीं है, तो इसका समीशन x कितना बन गया, 44n बन गया। इजी है, लॉजिकल है, बहुत इजी। अब बोल रहे हैं द मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ 20 प्लस n आइटम्स। कंबाइंड ग्रुप का जो मीन है ना वो 42 दिया हुआ है। कंबाइंड ग्रुप का मीन, यानी कि कंबाइंड मीन को ऐसे लिखते हैं x डबल बार, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n1 इनटू में x1 का कि पहले ग्रुप का मीन प्लस में n2 और दूसरे ग्रुप का मीन डिवाइड बाय n1 प्लस में n2। ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपका बहुत इजीली आ जाएगा। फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। लेट अस पुट द वैल्यूज। n1 हमारे पास क्या है, दिस इज द n1, दिस इज द n1 एंड दिस इज द n2, है ना। n1 है हमारे पास 20 एंड x बार है हमारे पास, देखो फर्स्ट वाला मीन कितना है, 30 है, तो ये हो जाएगा। प्लस में n2 हमारे पास कितना है, n2 हमारे पास ये है, यानी कि n ही लिखेंगे। और x2 कितना है, x2 बार यानी कि मीन कितना है, 44 है, तो 44 इंटू में आ जाएगा यहाँ पर, इजी। डिवाइडेड बाय n1 कितना है, 20, प्लस में n2 कितना है, n आ जाएगा, इजी। और बाहर कितना है, 42 एज इट इज गिवन हेयर। ठीक है, वेरी इजी। अब इसको सोल्व करो। 42 इक्वल्स टू 600 प्लस में 44n डिवाइड बाय 20 प्लस n। ये 20 प्लस n को आप इस तरफ ले जाओ, 42 के पास ले जाओ, यानी कि 42 आ जाएगा, 20 प्लस n ऐसे हो जाएगा, इजी। इक्वल्स टू 600 प्लस में 44n। 42 इंटू 20 कर दो तो कितना आएगा हमारे पास, 840 आएगा। 840 प्लस में 42n इक्वल्स टू 600 प्लस में 44n। इजी है। 42n को इस तरफ ले जाओ और 600 को उठा के इस तरफ कर दो, तो 240 इक्वल्स टू 2n। ठीक है, अब ये 2n है तो यानी n इक्वल्स टू 240 अपॉन में 2 कर दो, तो 120 हमारे पास आंसर आएगा। इजी। कंबाइंड मीन से हमारे पास फॉर्मूला था कंबाइंड मीन का। और आई होप सो कि डन हो गया है, डन हो गया है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन से डरते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स से। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स से हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बिजनेस मैथमेटिक्स अभी तक कवर नहीं करी तो टेंशन मत लो, ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि ये चांसेस है कि आ जाए। ठीक है, हो सकता है इसमें से ऊपर नीचे करके चीजें वैल्यू को बदल कर आ जाए, लेकिन आ जाएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस वाले चैप्टर के अंदर, जो आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला चैप्टर रहता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर करवाऊंगा, आपको सोल्व करवा के दिखाऊंगा, और ये आपने रट लेना है। ठीक है, जो जो चीजें मैं बताऊंगा वो रट लेनी है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो वही स्टेप को फॉलो करेंगे, आंसर आप लोगों का आ जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए बोला क्या है, द टोटल रेवेन्यू फंक्शन आर जो है एंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन सी जो है वो गिवन है। आर कुछ इस प्रकार से है, सी कुछ इस प्रकार से है।
वेयर x इक्वल्स टू आउटपुट, x इक्वल्स टू आउटपुट है, आउटपुट यानी कि यूनिट्स है ऐसा बोल देंगे। ऑब्टेन द आउटपुट फॉर विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट इज मैक्सिमम, तो हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। हमें गिवन क्या है, हमारे पास रेवेन्यू गिवन है और कॉस्ट गिवन है। आपको सभी को पता है प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट, है ना। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर हमें कितना गिवन है, 83x माइनस में, सॉरी टोटल रेवेन्यू हमें क्या गिवन है, 83x माइनस 4x स्क्वेयर माइनस में 21। इजी है। यहाँ पे क्या करेंगे फिर, माइनस आ जाएगा, टीसी देखो क्या है, टीसी को ब्रैकेट में ले लेंगे, एक्स क्यूब माइनस में 12x स्क्वेयर प्लस में 48x प्लस में 11। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, 83x माइनस में 4x स्क्वेयर माइनस में 21 माइनस एक्स क्यूब प्लस में 12x स्क्वेयर माइनस में 48x माइनस में 11। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब, फिर स्क्वेयर वाला कर लो सोल्व, स्क्वेयर यहाँ पर है तो प्लस 8x स्क्वेयर, फिर x वाला कर लो सोल्व, तो ये आएगा प्लस का x और यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3। डन है। अब माइनस माइनस वाला 32। ठीक है, ये आपके पास आ गया है प्रॉफिट फंक्शन, इसे बोलते हैं प्रॉफिट फंक्शन। जैसे हमारे पास वो था ना टीआर फंक्शन, टीसी फंक्शन, तो इसे बोल देंगे प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर इसको कैसे लिखते हैं हम, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं पाई के द्वारा, पाई इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट। ये आपने ध्यान रखना है, इजी था। तो पहला स्टेप क्या था भाई, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने वाला आउटपुट निकालना है। किसको, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने वाला आउटपुट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, सो दिस इज द प्रॉफिट। इजी, पहला स्टेप होता है हमारा डन, पहला मतलब पहली चीज डन होती है हमारी। इसके बाद 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का एक रूल होता है, वो बाद में जाके बताऊंगा, लेकिन अभी हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तो जहां पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपसे आउटपुट पूछा जाता है और उसके बाद पूछा जाता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम करके बताओ, या कोई भी चीज है उसे मैक्सिमम करके बताओ, तो ये 3 स्टेप आपने करने हैं फॉलो। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे और ये स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी यहां पर मैं ले रहा हूं एक, चलो ऐसे ही ले लेता हूं, यहीं पर यही कर लेते हैं, इसके बाद एक नई स्लाइड लेकर फिर वहां पर करवा दूंगा। लेकिन पहला स्टेप देखो अब क्या है, फर्स्ट स्टेप इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए स्टेप 1 अपन क्या करेंगे, स्टेप वन हमें करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन, अगर आपको ये भी मैथ्स नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा मैं करवा रहा हूँ बस वो देखो, सीख जाओगे। ये वाला क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, 2024 का ही, तो टेंशन नहीं लेना है। कोशिश करो कि ये चीज रिपीट हो जाए तो तुम कर पाओ आराम से, तो इसको करके जाना। सो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉफिट फंक्शन, सबसे पहले इस प्रॉफिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, d अपॉन डी एक्स और इसके ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट, यानी कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है देखो, अब जैसे ये पावर इसकी 3 है, क्यूब है ये, है ना, तो पावर वाला इसके इनटू में आ जाता है, यानी कि आगे आ जाता है, यानी कि 3x हो जाएगा, -3x। ठीक है, अब 3 था, 3 का क्या मतलब है, मतलब 3 का 1 कम कर दो, 3 से 1 कम करोगे तो 2 रह जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन होता है इस वाली कैटेगरी का जो आपको दिखाई दिया। सिमिलरली आगे बढ़ो, 8, अब इसकी पावर 2 है तो ये इसके सामने आ जाएगा x के, तो 2 और x की पावर 1 बचेगी, तो 1 का मतलब तो नॉर्मल ही रहता है, तो ये आ गया, इजी है। प्लस में अब यहाँ पे सिर्फ x है, x की कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x की जगह लिख दोगे सिर्फ और सिर्फ 1। इजी है, ऐसे डिफरेंशिएट होता है। और यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट है, मतलब एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। जब कोई कांस्टेंट होता है, सिर्फ एक खाली नंबर होता है, तो वहां पर आ जाता है 0। इजी है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया प्रॉफिट, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दिया प्रॉफिट का। क्या आया आपके पास, आपके पास आया -3x स्क्वेयर प्लस में 16x प्लस में 35। ये आपके पास आ गया है। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर अगले पेज पे पढ़ेंगे और फिर वहां पर करवाता हूँ सेकंड स्टेप। नोट डाउन किया, आई बिलीव कि आपने नोट डाउन किया। अभी मैं न्यू एक स्लाइड खोल लेता हूं, मैंने आंसर आपको करवाया हुआ है। ठीक है, मैं ये वाली स्लाइड शेयर करूंगा आपके साथ, ये वाली पीपीटी शेयर करूंगा। कहाँ शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, तो वो ज्वाइन कर लेना इस क्लास के बाद, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको करवाता हूँ अब
सेकंड स्टेप एंड इसके बाद करवाऊंगा थर्ड स्टेप, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए हम इसको कर लेते हैं, -3x² प्लस 16x प्लस 35, -3x² प्लस 16x प्लस में 35। सेकेंड स्टेप जो है हमारा स्टेप 2, स्टेप 2 बोलता है कि इस चीज को स्टेप 1 को इक्वल टू 0 पुट कर दो, इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो -3x² प्लस में 16x प्लस में 35 इक्वल्स टू 0। इजी, ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर माइनस है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, सही बना दो इसको, यानी कि ये माइनस का साइन अगर हम हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, 3x² बन जाएगा, -16x बन जाएगा, -35 बन जाएगा, 35 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा अपने पास। बस मैंने माइनस का साइन हटाने के लिए इसको इंटरचेंज कर दिया है, तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी, ठीक है, बेसिक मैथ्स है। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके बाद हमें ऐसा जोड़ा फाइंड आउट करना है कि भाई ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में हमारे पास सेम चीज आए और बाहर हमारे पास एक अलग सी चीज आए, या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं कि यहाँ पर जो दो वैल्यूज हम लेकर आएंगे, यहाँ पर दो वैल्यूज, उसका डिफरेंस जो है वो आना चाहिए, और डिफरेंस को अगर हम एक चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज आपने यहाँ पर करनी है। वो कैसे करेंगे, देखो कोई भी कॉम्बिनेशन आपको लगाना पड़ेगा, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको लगा के चेक करना पड़ेगा। तो 3x² प्लस में 5x माइनस में 21x, है ना, इसको हम 16x बोलते हैं ना, इजी है, मैंने बस ये किया है, माइनस में 35 इक्वल्स टू 0, ये आ गया है, इजी है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से कॉमन ले लो, यानी कि ये दोनों जोड़ा बना लो, ये दोनों जोड़ा बना लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, मान के चलते हैं 3x की जगह आप इसमें से x ले लो, ताकि ब्रैकेट में जो ब्रैकेट वाली चीज आए, जैसे कि ये 3x आ गई प्लस में 5 आ गई, यानी कि ये जो ब्रैकेट वाली चीज आए ना, ये आगे वाले में भी सेम आ जाए, इस वाले में भी सेम आ जाए, इस वाले में भी यहाँ पर 3x प्लस 5 आ जाए, तो बाहर कॉमन क्या आ जाएगा, -7, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये आ गया अपने पास। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, क्या कैसे निकलेगी, ये तो बाहर वाला जोड़ा बन जाएगा जो ये ब्रैकेट के बाहर है, बाहर वाला x -7 है, एक ये जोड़ा बना, और ये अंदर वाला 3x प्लस 5 है, एक ये जोड़ा बना। तो इसको इक्वल टू 0 रख के, इसको इक्वल टू 0 रख के दोनों को x की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक यहां से x की वैल्यू निकलेगी, एक यहां से x की वैल्यू निकलेगी। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 7 निकल कर आई, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि x क्या था अपने पास, x हमारे पास आउटपुट था, है ना, और आउटपुट की जो वैल्यू है, यानी कि यूनिट्स की जो वैल्यू है वो 7 है, यानी कि बढ़िया है, पॉजिटिव है, 7 यूनिट्स बोल सकते हैं। और यहां से अगर कोई x की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो कितनी आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये है हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव है, तो नेगेटिव x की, यानी कि आउटपुट क्या हमारा नेगेटिव जा सकता है, तो इस लॉजिक से इसे हम हटा देंगे, इसे हम कंसिडरेशन के अंदर नहीं लेंगे। अभी के लिए x की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जो आंसर में आ सकती है, वो आ गई ये। अभी हमें क्या करना है, स्टेप 3 को करना है। स्टेप 3 क्या है, चेक करना है। स्टेप 3 है हमारा कि भाई चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये जो है, ये जो आउटपुट x इक्वल्स टू 7 आया है, क्या ये मैक्सिमाइज कर रहा होगा। तो उस मैक्सिमाइजेशन को पता लगाने के लिए थर्ड स्टेप किया जाता है। थर्ड स्टेप क्या है कि भाई स्टेप 1 को डिफरेंशिएट करो, स्टेप 1 में जो भी वैल्यू आई थी उसे अब डिफरेंशिएट करो, यानी कि d/dx यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा स्टेप 1, ये करना है अपने को बस। ये भी बहुत इजी है। स्टेप 1 में क्या आया, ये आया अपने पास, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आया हमारे पास, स्टेप 1 में ये आया, ये स्टेप 1 की वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ लिख देंगे स्टेप 1 वैल्यू ये वाली थी। इसको डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर बच्चे तो क्या आएगा, देखो ये आ गया हमारे पास -3/2x, इजी है, जो पावर थी उसको आगे ले आया मैं, और x की पावर 1 बच गई, 1 बच गई तो कुछ नहीं आएगा, प्लस में 16x है, सिर्फ x है तो 1 आएगा, प्लस में कांस्टेंट है तो 0 आएगा, इजी। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, -6x प्लस में 16, ये हमारे पास एक इक्वेशन या वैल्यू टाइप निकल कर आई। इसमें x की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास 7 है, ठीक है, जो कि हमारे पास 7 है, यानी कि इसको हम नेक्स्ट पे करते हैं। हमारे पास क्या आया, d/dx हमने स्टेप 1 का किया, डिफरेंशिएट किया, क्या डिफरेंशिएट किया, -35x क्या था मैं भूल गया, -3x² प्लस में 16x प्लस में
35 ये था ना, इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया है तो -3 इंटू में 2x ये आया, प्लस में 16 1 इंटू करके और ये 0 आ गया, यानी कि -6x प्लस में 16 ये हमारे पास आया। इसमें x की वैल्यू पुट करनी है 7, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो -6 इंटू में 7 प्लस में 16 इक्वल्स टू -26 आएगा। ये आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू अगर आई और 0 से कम आई, दैट मीन्स कि x की जो वैल्यू थी जो हमने 7 पुट करी थी ये कर रही होगी मैक्सिमाइज। ठीक है, ये होता है किसका सीन, ये होता है एक काइंड ऑफ रूल कि भाई ये वाली वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो मैक्सिमाइज होगा, और अगर ये वाली वैल्यू मोर देन 0 होती ना तो वो होता मिनिमाइज। ठीक है, वो होता मिनिमाइज। मिनिमाइज किसको करते हैं हम करते हैं टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज। तो जब वहां पर टोटल कॉस्ट का आपका क्वेश्चन आए कि टोटल कॉस्ट के अंदर मिनिमाइज करना है तो भी आपने ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं, और यहाँ पर अगर वैल्यू मोर देन 0 आ रही है दैट मीन जो x की वैल्यू हमने वहां पर सेकंड स्टेप में निकाली थी तो वो मिनिमाइज कर रही होगी। ये होता है आपका डन, डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन डन। तो जो 7 वैल्यू थी ना, जी हाँ, ये मैक्सिमाइज हमारा वैल्यू प्रॉफिट कर रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। 7 इज द राइट ऑप्शन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स से, इसको बहुत अच्छे से कर लो, रट लो, दोबारा से एक बार देख लो, ऐसा करना है आपने। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, एक बार आप देखो, मैंने खुद ने कभी नहीं पढ़ा है मैथ्स, मतलब कि 11th और 12th में मेरे में मैथ्स नहीं थी, बट मैंने इस पेपर के लिए पढ़ा था अपने टाइम में बीकॉम के बाद, और मैंने बीकॉम में भी नहीं पढ़ी थी मैथ्स, क्योंकि मेरा सोसाइटीज में था, मैं तो मेरा सोसाइटीज में सीन रहता था, पढ़ाई वढ़ाई इतनी करते नहीं थे हम फर्स्ट ईयर के अंदर। तो फर्स्ट ईयर में ही था हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स हमारे पास, तो इतना नहीं पढ़ा था मैंने, बट एग्जाम के लिए पढ़ा और मुझसे हो गया। तो अगर मैं कर सकता हूं तो यू कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है, चलिए, तो ये आप कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, ये मैं आपको शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और मेरे को याद दिला देना अगर शेयर अभी तक नहीं किया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। If 81% of the variation in the dependent variable is explained by the independent variable, then which of the following is true? मतलब जब कोई चीज एक डिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्लेन की जाती है बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो उससे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, बेसिकली ये हमें रिलेशन बता रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशन बता रहा होता है, ये बोल सकते हैं। बट अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कुछ वेरिएशन को, कुछ डिफरेंट, मतलब जो वेरिएशन हो रही है, वेरिएबिलिटी हो रही है, उस वेरिएशन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जिसे हम लिखते हैं आर स्क्वायर से। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लिखते हैं आर से, और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को लिखते हैं आर स्क्वायर से। तो ये ध्यान में रखेंगे, और इसका आंसर 81% है, यानी कि इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। इजी है, दिस इज इट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, 4Ps कंसेप्ट टेक्स द सेलर्स व्यू। देखो, जो 4Ps है वो सेलर के पर्सपेक्टिव से लिया गया है। ठीक है, सेलर के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। फिलिप कॉटलर ने 4Cs दिए थे, 4Cs दिए थे किसके पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, 4Cs दिए थे आपको कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। यहां पर बात हो रही है ए की 4As की, और ये 4As भी आपके किसके, बायर के पर्सपेक्टिव से ही हैं। तो देखो, मैं पहले 4Cs लिखवा देता हूं आपको जितने मुझे याद हैं। क्या होता है हमारे पास, प्राइस को पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर सॉल्यूशन, ये आता है सी की जगह। फिर आता है प्राइस की जगह आता है हमारे पास कॉस्ट, हमारे लिए तो लागत है वो। फिर आता है प्रमोशन या प्लेस लिख सकते हो, तो प्रमोशन की जगह यहाँ पर आएगा कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। फिर आता है आपका प्लेस की जगह यहाँ पे सी से आता है क्या, कन्वीनियंस, कितना कन्वीनियंट है वो, है ना, कन्वीनियंस लिख लो, कन्वीनियंट लिख लो। अब इसी के आधार पर कोशिश करो ये करने की, बहुत इजी है। प्राइस से हमें पता चलती है उस प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी, बहुत इजी।
प्लेस हो जाएगा एक्सेसिबिलिटी, कितनी जल्दी से कितनी आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं उसको। प्रमोशन से अवेयरनेस बढ़ती है। बचा क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सो ए का सेकंड, बी का 1। ए का सेकंड सिर्फ एक में ही है, सो फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। इजी था ना? वेरी नाइस। आपके 2-3 कंसेप्ट और कवर होते हैं यहाँ से। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज सेड टू बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हेन, कब होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स सारी चीजें मैंने करवा रखी है, प्लेलिस्ट सेक्शन जाके देख लेना, मजे से कर लोगे आप लोग, ठीक है? टाइम लगेगा लेकिन मजा आएगा करने में, आगे के लिए भी आपको बेनिफिशियल होगा अगर आगे जाके यूजीसी नेट देना है तो। और अगर यूजीसी नेट देना है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मैं होऊंगा भाई यहाँ पर, टेंशन मत लेना तुम लोग, ठीक है? चलो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ लो, मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखो, जब आप मान के चलो एक बड़ी, आजकल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल के टाइप्स वाला एग्जांपल देता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मैं नाम ही ले लेता हूँ अपना, जैसे पीडब्ल्यू हो गया, है ना, अलग सर की जो कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी कंपनी है क्योंकि इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हुआ है, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट दिया है, इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ये लोग बहुत आराम से रिसोर्सेस को अपने पास लेकर आ सकते हैं, ठीक है? ये करके इन्होंने क्या कर दिया, अपनी पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है? एंड सेवरल अदर एग्जांपल्स आर देयर, ठीक है? तो इन्होंने पर यूनिट कॉस्ट को कम कर दिया। ये तो मैंने तुम्हें एडुटेक का एक एग्जांपल दे दिया। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल ले तो वो भी आ जाता है हमारे पास। अगर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है? तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे पास दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, मेरे को याद नहीं आ रहा इतना, इंटरनल और एक्सटर्नल था शायद, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यस, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक बार आप जाकर चेक कीजिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली मेरी वीडियोस के अंदर, सेकंड वीडियो में शायद से मिल सकता है आपको, तो वहां पर जाकर चेक करेंगे आप, ठीक है? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है फर्म स्पेसिफिक, यानी कि जो फायदा सिर्फ फर्म को मिल रहा है। एक्सटर्नल होता है आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक, यानी कि पूरी इंडस्ट्री को उसका फायदा मिल रहा है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके आसपास कोई एक ऑटोमोबाइल की दुकान खुली है, या फिर ऐसा, दुकान तो छोड़ो, एक ऑटोमोबाइल का सीन खुला है, यानी कि पूरा आउटलेट खुला है बड़ा सा कार वगैरह वाला। तो इसके आसपास आप देखोगे कि यहाँ पर रिपेयरिंग वाली शॉप खुली हुई है, यहाँ पर टायर्स वाली शॉप खुली हुई है, यहाँ पर एसेसरीज वाली शॉप खुली हुई है ना? तो पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है इस चीज से, ठीक है? और इंडस्ट्री कौन सी होगी? वो ऑटोमोबाइल वाली होगी, तो वो इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल रहा है। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं? जो खुद की ही कैपेबिलिटीज से आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास सप्लायर अच्छे हैं, ठीक है? आपके पास सप्लायर बहुत ऐसे हैं जो सस्ते दाम पे आपको चीज दे देते हैं। आपके पास मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, तो आपकी मैनेजमेंट टॉप लेवल बहुत बढ़िया है, आपके एम्प्लॉयज बहुत बढ़िया है, तो आपको ही फायदा होगा ना, आपकी फर्म को फायदा होगा। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम पॉजिटिव सेंस में देखते हैं, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक दिखाई देगा कि लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी डिक्लाइन करेगी और आउटपुट बढ़ेगा। बाकी सारे देखो हमारे कोई बेनिफिट में नहीं दिखाई दे रहे। इस लॉजिक से भी हम फर्स्ट को आंसर कर सकते हैं, इजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इन इवेंट्स, अरेंज इट इन प्रॉपर सीक्वेंस। इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करें और बताएं। सबसे पहले क्या होता है, आप खुद ही सोचें। एक एक्सपेंस हो रहा है या रिवेन्यू हो रहा है, तो इसको सबसे पहले हम करते हैं रिकॉग्नाइज। क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है? रिकॉग्नाइज करने के बाद हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे उसे मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है? मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स। अगर मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल है, उसी के बाद ही हम क्या करते हैं? उसे प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद डिस्क्लोजर करेंगे टू द रिलेटेड पार्टीज, ठीक है? तो हमारे पास क्या हुआ? सी फर्स्ट है, देन डी है, देन बी है, एंड देन ए है। तो सी डी बी ए थर्ड ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। आई नो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट कोई कंफ्यूजन मत लेकर आओ। पहले हम चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन मेजर करते हैं, मेजरेबल होगा तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उतारेंगे, देन उसके बाद डिस्क्लोजर होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उतारने के बाद ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और को दिखा पाएंगे भाई, है ना? डिस्क्लोजर उससे पहले कैसे हो पाएगा? सो इस लॉजिक से भी बी ए होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? बी ए, तो वो आप ध्यान रखेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड टू स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी among various types of spending, GDP is divided into which of the following components। ये मैंने आपको करवाया है जब मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स करवाई है, वहां पर एग्रीगेट डिमांड के मैंने कंपोनेंट्स लिखे हैं। एग्रीगेट डिमांड को बोला जाता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी, और इन सारी चीजों को भी बोला जाता है जीडीपी। तो इसके कंपोनेंट्स क्या लिखाए थे वहां पे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स, यही लिखवाए थे। सी हो गया कंजम्पशन, ठीक है ये रहा। आई हो गया इन्वेस्टमेंट, जी हो गया गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट परचेजेस यहाँ पर भी है और गवर्नमेंट कंजम्पशन यहाँ पर भी है, बोथ आर द सेम थिंग्स बोल सकते हैं। फिर आपका नेट एक्सपोर्ट्स, ना कि नेट इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स है आपका, तो ए बी सी बन जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हम नेट इंपोर्ट्स को, हम इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं रेदर देन इंक्लूडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीडीपी इज डिवाइडेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जीडीपी किसको मिलाकर बना है, इनको मिलाकर बना है, इंपोर्ट्स नहीं होते वहां पर, इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं हम लोग। इजी है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन डिस्पर्जन से आपको एक क्वेश्चन कोई ना कोई देखने को मिलेगा, तो आप इसको प्लीज ध्यान से करेंगे। यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के मेजर होते हैं, एक होते हैं रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव में आप यहाँ पर सीधा सीधा लिख दो कोएफिशिएंट वाले सारे, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। ये सारे होते हैं आपके क्या, डिस्पर्जन के रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट में आओ, एब्सोल्यूट में आपके वही आ जाएंगे सारे, रेंज, फिर आता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आ गया आपका मीन डेविएशन, फिर आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, फिर आ गया आपका वेरिएंस, ये सारी चीजें इजी है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट बी ए मेथड, इनमें से मेथड नहीं होगा। रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन है, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड एवरेज डेविएशन है, और स्क्यूनेस, स्क्यूनेस नहीं है। स्क्यूनेस क्या शो करता है, क्या देखता है, तिरछापन देखता है। क्या देखता है, तिरछापन, यानी कि कहां पर डेटा ज्यादा स्क्यूड है, ठीक है, डेटा कहां क्या है, स्क्यूड है। तो ये भी हमने लास्ट वाले सेशन के अंदर अच्छे से किया था, पूरा चैप्टर कर लिया था। एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, और एक होता है हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड, और एक सिमेट्रिकल होता है। ये सारी चीजें मैंने वहां पर आपको करवाई थी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब मुझे बताओ कि कुर्टोसिस, कुर्टोसिस क्या मेजर करता है। पॉज करो, सोचो समझो, उसके बाद मैं आंसर करूंगा। सो आपका जो कुर्टोसिस है ना, वो मेजर करता है पीक्डनेस। तो ये कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे, पीक्डनेस, ठीक है। स्क्यूनेस तिरछापन, यानी कि स्क्यूड कितना है वो लेफ्ट टू राइट, वो शो करेगा, मेजर करेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, पॉज करके आंसर करने की कोशिश करना। ISLM कर्व में मैंने तुम्हें बहुत प्यार से करवाया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो जाकर देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर पाएगी, प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे नीचे नीचे करोगे वहां पर भी मिल जाएगा। सो IS कर्व जो होता है, IS कर्व मैंने आपको बताया गुड्स मार्केट से रिलेटेड है, ध्यान रखना हमेशा। तो गुड्स मार्केट ये रहा, क्या शो करता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करता है गुड्स मार्केट के अंदर। वेयर एज LM कर्व इज कंसर्न्ड, तो LM कर्व यानी कि मनी मार्केट से बात करता है, मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम शो करता है, ठीक है। LM का क्या मतलब है, लिक्विडिटी मनी, ऐसा कुछ करके मतलब था, आई फॉरगॉट। IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, LM का मतलब है लिक्विडिटी मनी कर्व, ठीक है। ISLM मॉडल यहाँ पर आ गया है, तो पहले तो इससे देखो, चेक करो कि आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा। B का 1 है, B का 1 एक में ही है, ठीक है, तो आंसर ऑलरेडी आ गया है हमारा, कोई सीन ही नहीं है। shows the interest rate and income that satisfy equilibrium in both markets for a given price level, तो intersection पर equilibrium होगा हमारा। ISLM curve combines Keynesian cross and the elements of the theory of liquidity preference, तो ये हमारा मॉडल हो गया, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको शो कैसे करते हैं पहले मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो जाएगा, IS कर्व, और ये हमारा क्या हो जाएगा, LM कर्व। याद कैसे रखना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि डिमांड एंड सप्लाई ऐसे करके बोलते हैं हम लोग, डिमांड को पहले लिखते हैं, तो सिमिलरली ISLM कर्व बोलते हैं, तो IS का कर्व डिमांड वाले कर्व की तरह हो जाएगा, यानी कि नेगेटिवली स्लोप हो जाएगा। याद करने का तरीका बताया हुआ है बस मैंने, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट रेट, यहाँ लिखते हैं इनकम, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है।
ठीक है, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। A firm's long-run decision to enter in or exit from a market depends upon firm's ability to manage total revenue, total cost, quantity produced, average total cost, and price of the goods. Which among the following is best suited for an entrepreneur interested to enter in a market? पूछ रहे हैं आपसे इनमें से कौन सी चीज बढ़िया सी है जो एंटरप्रेन्योर को बोलेगी कि भाई आजा मार्केट के अंदर, आजा आजा आजा, ये वाला सीन। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव कुछ ढूंढना है, मतलब कि बंदा अट्रैक्ट हो जाए। बंदा तुम्हारा बंदा नहीं बोल रहा, मैं एंटरप्रेन्योर बोल रहा हूँ, मार्केट में आने के लिए अट्रैक्ट हो जाए। तो देखो जब कॉस्ट हाइयर होगी क्या तब आना चाहेगा वो? ना जी ना। सिमिलर चीज ये वाली बोली हुई है, सिमिलर चीज बोल रखी है बस ये, तो ना जी ना। कॉस्ट ज्यादा है तो क्यों ही आएगा वो? उससे हरा हरा दिखना चाहिए, उसे पैसा दिखना चाहिए, तभी आएगा वो एंटरप्रेन्योर है वो, ठीक है। सो पी इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, इस पर ध्यान दो। और यहाँ पर देखो पी इज लेस देन, प्राइस इज लेस देन टोटल कॉस्ट। यार अपनी कॉस्ट ही ज्यादा अगर आ रही है, लागत ही अपनी अगर 100 आ रही है, प्राइस ही अगर ₹80 होगा, तो कैसे बात बनेगी, कैसे रिकवर कर पाएंगे हम टोटल कॉस्ट को? तो ना जी ना, हम तो नहीं आने वाले। तो 3 केसेस के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन थर्ड केस के अंदर जरूर आएंगे। ये जो पी है आपका, पी बच्चे क्या होता है? पी आपका AR होता है। कुछ अगर याद आ रहा होगा मार्केट फॉर्म्स वाला चैप्टर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वहां पर मैंने करवाया है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो AR होता है हमारा, AR का मतलब एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, दैट मींस वी आर अर्निंग मोर रेवेन्यू, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर विल बी इंटरेस्टेड इन एंटरिंग इनटू द मार्केट। इजी डन होता है ये। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। कीनियन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज टर्म्ड एज, ये भी मैंने आपको करवा रखा है कि भाई कीन्स ने जो रिलेशनशिप बताई है इनकम और कंजम्पशन के बीच में, वो कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू बताई है। किसके थ्रू? कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शन विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो इसको लिखते कैसे हैं हम लोग? C इक्वल्स टू A प्लस में BY। आपको पता है A क्या है? A है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होती क्या है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम। इनकम अगर जीरो है यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है, बट सर्वाइवल के लिए हमें खाना चाहिए होता है, तो खाना तो कहीं ना कहीं से तो लेकर आएंगे ना, चाहे उधारी में लेकर आए। तो कंजम्पशन हमारी कभी भी जीरो नहीं होती है, तो उसे कहलाते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन, कि भाई जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो हमारी रहेगी। ग्राफ पे कैसे पुट करते हैं इसको? ऐसे करके कुछ पुट करते हैं। ये हमारा ऑटोनोमस है, ये A है हमारा, ठीक है। B क्या है? B आपका है स्लोप, जो आप रिप्रेजेंट करते हो किससे? MPC से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि दैट पोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम विच इज कंज्यूम्ड, ठीक है। चेंज इन इनकम का ऐसा पोर्शन जो आप कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और वाई अपना इनकम हो जाएगा। इजी बच्चे, वेरी इजी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आपने करना है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट। अभी पोस्ट करो और आराम से कमेंट करो, उसके बाद प्लेलिस्ट वगैरह जाकर चेक कर लेना, उसके बाद टेलीग्राम वगैरह जाकर चेक कर लेना, ठीक है। सो ये सारे आपको चीजें दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें आपने करनी है। पहली चीज कि भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आगे के लिए मेरे साथ जुड़े रहोगे। सेकंड चीज, मेरे को इंस्टाग्राम पे, ये मेरी पर्सनल आईडी है, इस पे फॉलो रिक्वेस्ट सेंड करोगे। अभी प्राइवेट है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, टेंशन मत लेना। और ये अपना ड्यू कॉमर्स का इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर जाकर आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज हो गई। कौन सी? पहली चीज टेलीग्राम, दूसरा इंस्टाग्राम। तीसरी चीज है सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और चौथी चीज है अगर लाइक नहीं किया सेशन, लाइक कर देना। आई होप सो CVT PG MCOM के लिए आपने बढ़िया तरीके से ये वाली लाइव ये वाली क्लास अटेंड करी होगी। एंड अगर आप लोग UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की फर्दर फ्यूचर में जाके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल बी देयर फॉर यू गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। Ritik is signing off. And keep working hard.